2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईपीएस अधिकारियों के नए बैच का एक सेशन ले रहे थे। इसी दौरान उन्होंने एक बात कही कि कैसे बने एक अच्छा सिविल सेवक। प्रधानमंत्री की इस बात से एक आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट का ख्याल आ गया। प्रधानमंत्री के ही गुजरात राज्य में एक आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट हैं, जो पिछले 700 दिनों से जेल में हैं, जिन्हें कुछ लोगों के द्वारा निर्दोष बताया जा रहा है, तो कुछ लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि संजीव भट्ट को 2002 दंगों में मारे गए निर्दोष नागरिकों के पक्ष में बोलने की सजा मिल रही है। कौन है ये संजीव भट्ट और नरेंद्र मोदी के साथ इनका क्या संबंध है, इस पूरे मसले पर आज डिटेल में बात करते हैं। साल 2002 की बात है। फरवरी महीने में गुजरात राज्य दंगों की चपेट में आ गया। खंबात की खाड़ी के किनारे बसे इस राज्य में हजारों निर्दोष नागरिकों, बच्चों, औरतों को जिंदा जला दिया गया। दंगों के बाद हरेन पांड्या ने एक बयान दिया। बयान भी ऐसा कि दंगों में नरेंद्र मोदी की भूमिका संदिग्ध साबित होने लगी। हरेन पांड्या ने आउटलुक नाम की एक मैगजीन को इंटरव्यू देते हुए कहा कि 27 जनवरी 2002 के दिन मुख्यमंत्री आवास पर एक बैठक होती है। बैठक में सरकार के प्रमुख मंत्री और सीनियर पुलिस अधिकारी शामिल थे। नरेंद्र मोदी ने सीनियर पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे हिंदुओं के प्रतिशोध के बीच में न आए। पांड्या आगे कहते हैं कि गोधरा कांड में मारे गए 63 नागरिकों के शवों को पूरे अहमदाबाद में घुमाने का प्लान था। जब उन्होंने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इससे पूरे शहर भर में दंगे भड़क सकते हैं और हजारों नागरिकों की जानें जा सकती हैं, तो बीजेपी सरकार के बाकी मंत्रियों ने उन्हें चुप करा दिया। नरेंद्र मोदी भी उन 63 शवों को शहर भर में घुमाने के पक्ष में थे। ये बात पांड्या ने 2002 दंगों की जांच के लिए बने सिटीजन ट्रिब्यूनल के आगे भी कही थी। आगे वही हुआ। हजारों नागरिकों को दंगों में अपनी जान गंवानी पड़ी, वह भी इसलिए क्योंकि इससे एक राजनीतिक पार्टी को लाभ मिल जाना था। इस बयान के 1 साल के भीतर ही यानी साल 2003 में हरेन पांड्या की रहस्यमयी ढंग से हत्या कर दी गई। जिस समय गुजरात में दंगे हुए उस समय संजीव भट्ट राज्य के डिप्टी कमिश्नर ऑफ इंटेलिजेंस थे, यानी कि उन पर राज्य की आंतरिक सुरक्षा और बॉर्डर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी थी। वे राज्य के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के लिए भी जिम्मेदार थे। सितंबर 2011 में गुजरात हाईकोर्ट के सामने पेश हुए संजीव भट्ट ने कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने हरेन पांड्या मर्डर केस से जुड़े हुए इंपोर्टेंट एविडेंस खत्म करने के लिए मुझे फोर्स किया था। संजीव भट्ट ने अपने एफिडेविट में लिखा कि वे साबरमती जेल में जेल अधीक्षक के पद पर तैनात थे। तभी उनकी मुलाकात होती है असगर अली नाम के एक शख्स से। असगर अली हरेन पांड्या की हत्या का मुख्य आरोपी था। असगर अली ने संजीव भट्ट के सामने ये बात कबूल की कि उसने हरेन पांड्या की हत्या नहीं की है, बल्कि तुलसीराम प्रजापति के कहने पर हरेन पांड्या की हत्या की है। जैसे जैसे हरेन पांड्या की हत्या में तुलसीराम प्रजापति का नाम सामने आने लगा, साल 2006 में तुलसीराम प्रजापति की भी रहस्यमय ढंग से हत्या करवा दी गई। असगर अली के इस कबूलनामे के तुरंत बाद ही संजीव भट्ट ने गुजरात के तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह को फोन करते हुए इन्फॉर्म किया, लेकिन उधर से आया जवाब एकदम अप्रत्याशित था। अमित शाह ने संजीव भट्ट को हरेन पांड्या मामले की जांच से जुड़े सारे सबूत मिटाने का आदेश दिया। जब संजीव भट्ट ने सबूत मिटाने से इनकार कर दिया तो उन्हें साबरमती जेल के जेल अधीक्षक पद से हटा दिया गया। ये बात साल 2003 की है। फिलहाल इस घटना को कुछ देर के लिए अलग रख देते हैं। अब आते हैं संजीव भट्ट की वर्तमान स्थिति पर। 19 जून 2019 के दिन गुजरात की एक अदालत ने संजीव भट्ट को उम्र कैद की सजा सुना दी। एक 30 साल पुराने केस में संजीव भट्ट उम्र कैद की सजा के लिए जेल में डाल दिए गए। 30 साल पुराना यह केस क्या है, ऐसी क्या वजह रही जिनकी वजह से अब जाकर संजीव भट्ट को सजा दी जा रही है, पहले इसे ही समझते हैं। 30 अक्टूबर 1990 की बात है। ये वो दौर था जब राम मंदिर के समर्थन में लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा निकाल रहे थे। आडवाणी की रथ यात्रा रोके जाने के विरोध में पूरे राज्य भर में बंद का ऐलान किया गया। इसके बाद हुए सांप्रदायिक दंगों के बीच संजीव भट्ट ने 150 करीब दंगाइयों को डिटेन कर लिया। संजीव भट्ट तब जामनगर जिले में एएसपी पद पर तैनात थे और इन्हीं 150 कैदियों में से एक कैदी का नाम था प्रभुदास वैश्नानी। डिटेन किए जाने के बाद जब वैश्नानी की हालत कुछ बिगड़ने लगी तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। इसके कुछ दिन बाद अस्पताल में उनकी मौत हो जाती है। ऐसा भी बताया जाता है कि प्रभुदास की मौत किडनी फेल हो जाने के कारण हुई। प्रभुदास के भाई ने संजीव भट्ट पर यह आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करा दी कि जेल में हुए अत्याचार के कारण उनके भाई की मौत हुई है। कुछ दिन इस मामले की जांच होती है और साल 1995 में सीआईडी की जांच में संजीव निर्दोष पाए जाते हैं। इसके बाद इस मुकदमे में आगे की सुनवाई पर गुजरात हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। 1995 से लेकर 2011 तक ये मामला नेपथ्य में पड़ा रहा। किसी को भी इस मामले की कोई चिंता नहीं थी। लेकिन अचानक ऐसा क्या होता है कि 21 साल बीत जाने के बाद इस केस का जिन्न बाहर आता है। साल 2011 में गुजरात दंगों की जांच के दौरान संजीव भट्ट ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक हलफनामा जमा किया,
जैसे ही संजीव भट्ट ने गुजरात दंगों में नरेंद्र मोदी की भूमिका पर अदालत में एक हलफनामा सौंपा, उसी शाम संजीव भट्ट को सबक सिखाने के लिए गुजरात सरकार ने 21 साल पुराने इस केस को दोबारा से बाहर निकाल लिया। संजीव भट्ट ने अपने हलफनामे में लिखा कि गोधरा कांड के बाद नरेंद्र मोदी के आवास पर एक बैठक होती है जिसमें संजीव भट्ट भी शामिल थे। नरेंद्र मोदी ने वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों से हिंदुओं को मुसलमानों को सबक सिखाने के लिए छूट देने की बात कही। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हिंदुओं को अपना प्रतिशोध निकालने दो। 30 साल बाद उस केस को बाहर निकालकर एक ईमानदार अफसर को जेल में सड़ाया जा रहा है क्योंकि उसने गुजरात के दंगों में नरेंद्र मोदी की संदिग्ध भूमिका को लेकर गवाही दी थी। जिस सक्रियता के साथ आज 30 साल बाद संजीव भट्ट को सजा दी जा रही है, क्या गुजरात में इसी सक्रियता के साथ बाकी मामलों में भी दी जाती है, या केवल संजीव भट्ट को फंसाने के लिए ही इस केस को उपयोग किया जा रहा है? साल 1995 से लेकर 2012 तक गुजरात राज्य में पुलिस कस्टडी के दौरान 180 कैदियों की मौत हो चुकी है, लेकिन संजीव भट्ट ऐसे पहले पुलिस अधिकारी हैं जिन्हें सजा दी जा रही है, वह भी छोटी मोटी नहीं, उम्र कैद की सजा। संजीव आज जेल में है और नहीं मालूम कि वो कब तक जेल में रहेंगे, लेकिन आपको एक बार फिर कुछ पीछे ले जाता हूं। जब साल 2003 में संजीव भट्ट साबरमती जेल में जेल अधीक्षक हुआ करते थे, जहां अमित शाह संजीव भट्ट से हरेन पांड्या केस के सबूत मिटाने के लिए कह रहे थे। संजीव भट्ट के मना कर देने के बाद उन्हें जेल अधीक्षक पद से हटा दिया गया। सरकार के इस फैसले के विरोध में जेल के लगभग 2000 कैदियों ने अगले 6 दिनों तक भूख हड़ताल की। उनमें से 6 कैदियों ने अपनी नसें भी काट ली। क्या आपने कभी सुना है कि एक पुलिस अधिकारी के ट्रांसफर के लिए जेल के कैदी भूख हड़ताल पर चले गए हों और 6 दिन भूखे रहे हों या अपनी नसें काट ली हों? नसें काटना, व्रत रहना, खुद को चोट पहुंचाना, ये सीन प्रेम कहानियों के तो हो सकते हैं, लेकिन एक पुलिस अधिकारी के लिए कैदियों का नसें काटना क्या कोई सामान्य घटना है? अब सवाल उठता है कि साबरमती जेल के कैदियों को पुलिस अधिकारी संजीव भट्ट से आखिर इतना लगाव क्यों हुआ? ऐसा बताया जाता है कि संजीव भट्ट के समय जेल में प्रशासन व्यवस्था, कानून व्यवस्था, खान पान, साफ सफाई एकदम दुरुस्त थी। ऐसा भी कहा जाता है कि संजीव भट्ट ने कैदियों के लिए खाने में गाजर का हलवा भी शामिल किया था। संजीव भट्ट का व्यवहार इतना मानवीय था कि कैदी उन्हें वहां से जाने ही नहीं देना चाहते थे। उन्हें नहीं मालूम था कि उनका अगला मालिक कैसा आने वाला है। लेकिन क्या कोई इस बात पर विश्वास कर सकता है कि जिस ईमानदार पुलिस अफसर के लिए हजारों कैदी भूख हड़ताल पर चले जाते हों, अपनी नसें काट लेते हों, वही ईमानदार पुलिस अफसर आज एक कैदी को टॉर्चर करने के आरोप में उम्र कैद की सजा झेल रहा है? बाकी का खेल आप समझते रहिए, गुत्थियों को सुलझाते रहिए। हम ज्यादा स्पष्ट लिख और बोल नहीं सकते, लेकिन सेक्रेड गेम्स के एक डायलॉग की बात कहूंगा। ये गेम आपसे, मुझसे, हम सबसे बहुत बड़ा है। राजमहलों की पगडंडियां हजारों मासूम नागरिकों के शवों पर चढ़कर चढ़ी जा रही हैं और यही कुल जमा कहानी है। नमस्कार।